साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी एमपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र रहे हैं, उनमें से जो विभिन्न सेक्शन से प्रश्न पूछे गए उनको यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के तहत हम लोग जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईटी से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे। पूरी व्याख्या के साथ चलिए प्रारंभ करते हैं। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि एनआईसी का विस्तारित रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है एनआईसी का। तो एनआईसी का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अगला है टाटा समूह पुणे। टाटा समूह पुणे जो कि भारत में है, द्वारा नवंबर 2007 में विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका नाम रहा है आपका इका। टाटा समूह पुणे द्वारा नवंबर 2007 में विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर इका था। अगला है 2 पे पावर 10। 2 पे पावर 10 बाइट किसके बराबर है? तो 2 पे पावर 10 जो है ये 1 किलो बाइट के बराबर है। किसके बराबर है? 1 किलो बाइट के बराबर है। देखिए, 2 पे पावर 10 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर है या 1024 बाइट के बराबर है। जो 1 मेगाबाइट होता है, 1 मेगाबाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 पे पावर 20। ठीक है, मेगाबाइट को 2 पे पावर 20 हो जाएगा, जीबी को 2 पे पावर 30 हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो इन चारों में से आप देखें तो जो मशीन भाषा है, मशीन लैंग्वेज, ये प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। पहली मशीन भाषा प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है, जबकि दूसरी पीढ़ी की भाषा असेंबली भाषा है। असेंबली भाषा है। और तीसरी पीढ़ी की भाषा में आपका उच्चतर स्तर की भाषाएं आ जाती हैं, जैसे कि आपकी सी++, जावा, विजुअल बेसिक इत्यादि। ये उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? कौन सा वेब ब्राउजर है? तो ये चार जो दिए गए हैं, नेटस्केप, सफारी, ओपरा, इनमें से कोई भी जो है आपके क्या है? ये सभी ये ऑल ऑफ दीज, इनमें से ये जो हिंदी वाला लिखा गलत लिखा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी नेटस्केप, सफारी, ओपरा, ये सभी के सभी क्या है? वेब ब्राउजर हैं। जैसे गूगल क्या है आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो नेटस्केप, सफारी, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, मैक्सथॉन, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर है। सामान्यतः हम लोग जो है गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा चैट इंजन है? कौन सा इसमें चैट इंजन नहीं है? तो देखिए, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, रेडिफ बॉल, ARP, इसमें जो ARP है ये चैट इंजन नहीं है। ARP का फुल फॉर्म है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो एक निरंतर बदलते इंटरनेट प्रोटोकॉल पते को एक निश्चित भौतिक मशीन पते से जोड़ता है, जिसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क लैन में मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC पता भी कहा जाता है। जबकि याहू मैसेंजर, गूगल टॉक और रेडिफ बॉल जो है ये सर्च इंजन है। अगला है, प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इसमें आप देखिए, मोजाइक जो है ये पहला वेब ब्राउजर है। इसे 1993 में नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA में मार्क एंडरसन और एरिक बीना द्वारा विकसित किया गया था। अगला है, ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी निम्न के लिए है। ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी किसके लिए है? तो ये जो है आपका ध्वनि, वीडियो और डेटा के स्थानांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉइस, वीडियो एंड डेटा के लिए ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी ध्वनि, वीडियो और डेटा के लिए होती है। ब्रॉडबैंड विशेष रूप से विभिन्न संकेतों को एक साथ प्रसारण के लिए कई स्वतंत्र चैनलों में विभाजित आवृत्तियों की एक श्रृंखला होती है। अगला है, प्रथम आधुनिक दूरसंचार उपकरण कौन सा था? प्रथम आधुनिक दूरसंचार उपकरण आपका टेलीग्राफ था। टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर, टेलीविजन में से टेलीग्राफ था। ठीक है, टेलीग्राफ का वास्तविक आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया था, क्योंकि उन्होंने ही 1844 में टेलीग्राफ प्रणाली विकसित किया और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। टेलीग्राफ एक तार के माध्यम से स्टेशनों के बीच विद्युत संकेतों को प्रेषित करने का कार्य करके काम करता है। ISDN दूर संचार प्रौद्योगिकी निम्न के लिए किसके लिए है? तो ISDN जो है
ये ध्वनि, डेटा, वीडियो इन सभी के लिए है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ISDN दूरसंचार प्रौद्योगिकी ध्वनि, डेटा, वीडियो के लिए है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या है? ISDN का इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये जो है डिजिटल नेटवर्क ही वह सेवा है जिससे कि ग्राहक के टेलीफोन लाइनों के मौजूद जोड़े पर तीव्र गति से वॉइस डेटा व इमेज प्रसारण जैसी विभिन्न सेवाओं के अलावा कंप्यूटरों के बीच में फाइल भेजी जा सकती है। हार्डवेयर, क्या इसमें से हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर वास्तविक उपकरण होते हैं, टेंजिबल इक्विपमेंट जिन्हें आप छू सकते हैं वो होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है? कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है? बस, कार्ड, ट्रायंगल, नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो बस है ये आपका टोपोलॉजी है। बस कंप्यूटर नेटवर्क का एक टोपोलॉजी है। बस इस टोपोलॉजी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी स्टेशन एक ही केबल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक नोड या ड्रॉप केबल द्वारा बैकबोन केबल से जुड़ा होता है। बस टोपोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से 802.3 इंटरनेट और 802.4 मानक नेटवर्क में किया जाता है। अगला है, एक पूर्ण डुप्लेक्स मॉडेम डेटा संचारित कर सकता है। एक पूर्ण डुप्लेक्स मॉडेम जो है डेटा संचारित कर सकता है, किस प्रकार का? तो ये एक साथ दोनों दिशाओं में कर सकता है। एक साथ दोनों दिशाओं में कर सकता है। एक पूर्ण डुप्लेक्स मॉडेम एक साथ दोनों दिशाओं में डेटा संचारित कर सकता है। उदाहरण के लिए पूर्ण डुप्लेक्स ट्रांसमिशन वाली तकनीक वाले स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर एक वर्क स्टेशन लाइन पर डेटा भेज सकता है जबकि दूसरा वर्क स्टेशन डेटा प्राप्त कर सकता है। पूर्ण डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का तात्पर्य एक द्विदिशात्मक रेखा से है जो डेटा को एक साथ दोनों दिशाओं में स्थानांतरित कर सकती है। अगला है, रेडियो, टेलीविजन और सेलफोन में सूचना निम्न रूप में भेजी जाती है। जो रेडियो, टेलीविजन और सेलफोन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सूचना किस रूप में भेजी जाती है? तो ये जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भेजी जाती है। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भेजी जाती है। अगला है URL। URL जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, URL एक पता होता है। जैसे आप नॉर्मली चिट्ठी भेजते हैं तो किसी पते पे भेजते हैं, उसी प्रकार से इंटरनेट पर जो है URL एक पता होता है किसी खास वेबसाइट पे पहुंचने के लिए। ठीक है, URL एक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट डेटा ब्राउजर करने के लिए किया जाता है। URL एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के रूप में कार्य करता है। मॉडेम की गति मापी जाती है किस में? तो ये KBPS में मापी जाती है। KBPS का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट्स पर सेकेंड। मॉडेम की गति को मुख्य रूप से बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। मुख्य रूप से बिट्स प्रति सेकंड BPS में मापा जाता है, परंतु सामान्यतः देखें KBPS में रहता है। यह इकाई प्रति सेकंड प्रेषित या प्राप्त किए गए डेटा के बिट्स की संख्या को इंगित करती है। यह मूल रूप से इंटरनेट कनेक्टिविटी की दक्षता और गुणवत्ता निर्धारित करती है। अगला है CERN, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, में किस वर्ष में शुरू किया गया? ये जो है आपका किस वर्ष शुरू किया गया? CERN को 1989 में शुरू किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। अगला है 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट किसके समतुल्य होता है? 1 टेराबाइट जो होता है आपका 2⁴ के बाइट्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, 1 टेराबाइट 2⁴ बाइट्स के समतुल्य होता है। आगे चलते हैं इसमें। देखिए, एक पेटाबाइट जो होता है 1024 TB के बराबर होता है। एक TB जो होता है 1024 GB के बराबर होता है। देखिए, बाइट होगा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट होगा। ठीक है, फिर गीगाबाइट होगा, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आएगा। अगला है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, मतलब अनएथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्रैकर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकर कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, याहू। तो याहू नहीं है।
याहू उसी प्रकार जैसे जीमेल आपका कार्य करता है। याहू अपने यूजर्स को सर्च इंजन प्लेटफॉर्म के अलावा और कई सुविधाएं मुहैया कराता है। याहू मेल, याहू न्यूज, याहू डिक्शनरी, याहू गेम्स और कई अन्य सेवाएं। याहू का संक्षिप्त नाम क्या रहा है? एट एनदर हायरार्कियल ऑफिशियस ओरेकल। अगला है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? एआई का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को, जॉन एआई का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ठीक है, देखिए जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में अनेक नवीन तकनीक का निजात किया, जिसमें से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। मैकार्थी को इस क्षेत्र के में किए गए उनके योगदान के कारण उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। एक नेटवर्क वातावरण जो सर्वर नहीं है वो क्या होता है? एक नेटवर्क वातावरण जो सर्वर नहीं है उसे नेटवर्क सर्वर कहा जाता है। एक नेटवर्क वातावरण में नेटवर्क सर्वर सर्वर का प्रकार नहीं है। ठीक है, अन्य सभी जो फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर हैं, ये सर्वर के प्रकार हैं। सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम है जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है। यह लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क पर सिस्टम को डेटा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला है, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं कैसे? पासवर्ड चोरी से, ट्रोजन प्रोग्राम से, स्पाईवेयर से कंप्यूटर को सुरक्षा करते हैं। जो वर्चुअल कीबोर्ड होते हैं वो पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। ऑल ऑफ एबव। अगला है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखिए स्टार लगा है। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए राउटर का प्रयोग करते हैं, और इसमें रूटर लिखा हुआ है, यहाँ पे राउटर होना चाहिए। राउटर का उपयोग किया जाता है, ना कि रूटर। ठीक है, यहाँ वैसे राउटर होना चाहिए का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय कि राउटर एक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो वायर्ड या वायरलेस, मतलब तार युक्त या तार बिना तार के होते हैं, वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से एक से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। परंतु गेटवे के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है। जो आयोग ने इसमें आपका बी और डी मतलब रूटर और गेटवे दोनों को माना है। ठीक है, गेटवे क्या करता है? गेटवे के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक, अगला है प्रोटोकॉल। देखिए IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है 128 बिट वाले को। ठीक है, 128 बिट को। देखिए IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसको क्या कहा जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 128 बिट आईपी पते को परिभाषित करता है। IPv6 और IPv4 में मुख्यतः अंतर यह है कि IPv6 के पते को 32 से बढ़ा करके 128 बिट तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 32 से बढ़ाकर 128 बिट तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल विभिन्न नेटवर्कों पर कार्य करने वाले कंप्यूटरों की पहचान और इसका पता लगाने का एक नियमों का समूह है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है इसलिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी, मतलब माध्यमिक मेमोरी की इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है? कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, पेन ड्राइव। तो इसमें आप देखिए आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये सभी सेकेंडरी मेमोरी, परंतु रैंडम एक्सेस मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी में आएगा। ठीक है, तो जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राथमिक मेमोरी होती है, जबकि अन्य सेकेंडरी मेमोरी है। अगला है XML का पूरा नाम क्या है? XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यह एक टेक्स्ट आधारित मार्कअप भाषा है जो मानक सामान्यीकृत मार्कअप लैंग्वेज से ली गई है। अगला है, ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? ब्लोफिश एक प्रकार का सममित इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। ध्यान रखिएगा, ब्लोफिश क्या है? सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। ठीक है, अगला है, निम्न से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? केवल आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर।
मॉनिटर जो है ये देखिए स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो सब नहीं, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। आगे चलते हैं, माउस प्रिंटर मॉनिटर। माउस आपका इनपुट है, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट है। प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर, ये तीनों के तीनों क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। अगला है बिंग, एक वेब सर्च इंजन है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। अगला है जेएसपी का मतलब क्या है, जेएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेजेज। जावा सर्वर पेजेज है, यह क्रिएटिव वेब पेज के लिए तकनीक है जो डायनेमिक कंटेंट में सहयोग करता है। अगला है कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है, वायरस का मतलब फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म वायरस का फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस जो है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां रेप्लिकेट बना सके, वो क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरस होते हैं। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं एक प्रकार के। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है वो क्या कहते हैं, इसे वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। अगला है वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले साइट को क्या कहते हैं, इसे होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होम पेज। जहाँ पे आपको उस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको होम पेज पे एक इंडेक्स के माध्यम से पता चल जाती हैं। ठीक है। अगला है आपका कि कंप्यूटर का लिखित लिंक्ड जानकारी को, कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी को जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे वेब सर्वर कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिजाइडिंग ऑन कंप्यूटर्स विच इज अवेलेबल थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड वेब सर्वर। क्या कहते हैं, वेब सर्वर कहते हैं। अगला है मोडेम परिवर्तित करता है किसे। मोडेम जो है ये एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का दोनों कार्य करता है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता था। प्राप्त किए गए एनालॉग संकेतों को पुनः डिजिटल संकेतों में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग लायक बनाता है। ठीक है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, ऑडियो वीडियो, उसे क्या कहते हैं, उसे उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। अगला है डब्ल्यू का आविष्कारक, डब्ल्यू का आविष्कारक किसे माना जाता है, टिम बर्न्स ली को। टिम बर्न्स ली को, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका आविष्कार 12 मार्च 1989 को हुआ था। अगला है डब्ल्यू किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1989 में प्रारंभ हुआ, 1989 में। अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है, तो इसके लिए वेबकैम जो है, वेबकैम सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। अगला है स्पैम किस विषय संबंधित शब्द है। स्पैम जो है आपका कंप्यूटर संबंधित है। स्पैम जैसे आप जब आप अपना जीमेल चेक करते हैं तो उसमें स्पैम मेल आते हैं, मतलब जो अवांछित होते हैं। ठीक है, वही स्पैम है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डेटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है, उसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ हम डेटा दर्ज करते हैं उसे सेल के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्कशीट हजारों आयतों से, मतलब रेक्टेंगुल से बनी होती हैं जिन्हें सेल कहते हैं। एक सेल एक पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन होता है, मतलब जहाँ पे दोनों काटती हैं, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1024 किलोबाइट बराबर होती किसके, एक मेगाबाइट के बराबर होगी, एक मेगाबाइट के बराबर होगी। ठीक है, देखिए बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जिसमें 2 अंक 0 और 1 सम्मिलित होते हैं। 8 बिटों से बनने वाले अक्षरों को बाइट कहते हैं। 8 बिट मिल करके एक बाइट बनाते हैं। और 1 किलो बाइट जब होता है, 1 किलो बाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर, मतलब 1000, देखिए 8 बिट मिल करके, 8 बिट मिल करके एक बाइट बनाएंगे, और 1024 इस प्रकार से 1024 बाइट मिल करके 1 किलो बाइट बनाएंगे।
और 1 मेगाबाइट जो होगा वो 1024 किलोबाइट मिलकर के 1 मेगाबाइट बनाएंगे। इसे यदि बाइट बदलना है तो फिर इसे 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में तो देखिए 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होंगे, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होंगे, तो 1024 गुणे 1024 कर देंगे। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये इतना आ जाएगा 10,48,576। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? एसेसरीज मतलब जैसे कि आपको कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगानी है, डेटा केबल लगानी, कहाँ जहाँ लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। अगला है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है विजय भटकर को कहा जाता है। विजय भटकर को कहते हैं। ठीक है, विजय भटकर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश जो है ये भाषा नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर में जिसके माध्यम से आप कोई चीज़ बनाते हैं। ठीक है। अगला है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर जो है निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए कंप्यूटर कंप्यूटिंग कार्य करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग का कार्य उसके क्षमता के तहत नहीं आता है। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई कौन सी इसमें चुनना है? केबी, एमबी, टीबी, जीबी। तो केबी किलोबाइट इसमें सबसे छोटा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं वो सबसे तेज होते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होते हैं। अगला प्रश्न है बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? बाइनरी भाषा 2 अंकों 0 और 1 से बनी होती है। ठीक। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है। एक बाइट में देखिए बाइट कंप्यूटर स्मृति की मानक इकाई है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है बाइट। ठीक है। और एक बाइट जो है 8 बिट से मिलकर बनी होती है, जबकि एक निबल जो होती है वो 4 बिट के बराबर होती है। मतलब 2 निबल मिलकर के एक बाइट बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, बिट सबसे छोटी होती है, 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, और एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। मतलब 2 निबल मिलकर के एक बाइट बनाएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण किसके हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? राउटर है, हब है, स्विच है। ठीक है। देखिए राउटर, हब स्विच, गेटवे और रिपीटर्स कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी हो जाना चाहिए। अगला है एफटीपी। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका नाम है फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसको इस्तेमाल करते हैं? OMR सीट आपको मिलती है ना, जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको OMR सीट मिलती है। ठीक है, OMR सीट मिलती है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, जिसका उपयोग उत्तर पत्रक को जांचने डाकघरों, बैंकों और अन्य सरकारी संस्थाओं में प्रयोग में लाया जाता है। अगला है मेन्यू में की सूची होती है। मेन्यू में किसकी सूची होती है? मेन्यू में और कमांड, कौन सा कमांड आपको देना है उसकी सूची होती है। मतलब जहाँ पे जाना है तो उसको कमांड देंगे, आप उस जगह पे पहुँच जाएंगे मेन्यू में। अगला है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो माउस है, प्रिंटर है, एक्सेल है, नहीं मॉनिटर है, एक्सेल नहीं है। एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है। अगला है URL का विस्तृत रूप क्या है? URL का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये इंटरनेट पर एक एड्रेस के रूप में कार्य करता है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है कमांड को ले जाने की प्रक्रिया। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या है? तो एग्जीक्यूटिंग जो है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है जिससे आप फाइल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? मतलब सबसे जल्दी आप वहाँ से चीज़ों को निकाल सकते हैं।
तो जो कैश मेमोरी होती है, कैच मेमोरी या कैश मेमोरी, इसका एक्सेस टाइम जो होता है सबसे कम होता है। यह मेन मेमोरी तथा सीपीयू के मध्य में कार्य करती है। सीपीयू इसे रैम की तुलना में अधिक तेजी से एक्सेस करती है। अगला है बैकबोन, संबंधित है किससे? तो बैकबोन, बैकबोन जो है हार्डवेयर से संबंधित है। बैकबोन हार्डवेयर से संबंधित है। बैकबोन हार्डवेयर संबंधित है। कंप्यूटर नेटवर्क की मुख्य लाइन जिसमें अन्य कंप्यूटर जोड़े जाते हैं, बैकबोन कहलाता है। प्रोलॉग, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई कब हुई? तो प्रोलॉग भाषा का विकास 1972 में फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में देखिए, इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी जाती है। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तथा तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी संगणक भाषा का प्रयोग किया जाता है? कौन सी संगणक मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है एआई के लिए? तो प्रोलॉग, प्रोलॉग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, ड्रम पेन प्लाटर आउटपुट है। सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर भी है। ईयरफोन्स हैं। डिजिटल कैमरे, ये डिजिटल कैमरे जो होते हैं ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है ना कि आउटपुट डिवाइस है। 10 लाख बाइट्स, 10 लाख बाइट्स लगभग कितने के बराबर होते हैं? तो 10 लाख बाइट जो होते हैं ये आपके मेगाबाइट के बराबर होते हैं, मेगाबाइट के बराबर होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि एक डेटाबेस में फील्ड होती है सूचना की तालिका, जो टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इसे ही डेटाबेस में फील्ड कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है डॉट नेट, डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, सही है। जावासन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, जावासन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। 2 के दोनों कथन यहाँ पर क्या हैं? सही है, सी ऑप्शन। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है एलन एम ट्यूरिंग ने, किसने किया? जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसका आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फोन का माइक्रोफोन का आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला है इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। किसके संबंध में है ये? तो ये कंप्यूटर के संबंध में है। ये वर्ष 2000 की जो घटना होनी थी जिसमें Y2K संकट आना था उसके संबंध में है। कोबल, कोबोल क्या है? कोबोल, कोबोल जो है एक कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। कोबोल एक कंप्यूटर भाषा है जिसका तात्पर्य है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह हाई लेवल लैंग्वेज है। ऐसी भाषाओं का महत्व मुख्यतः बिजनेस, अकाउंटिंग एवं साइंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। ऐसी अन्य भाषाएं हैं प्रोटॉन, एलोगल व लिप्स हैं। निम्नलिखित में से कौन HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? तो वेब ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर होता है वो HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? तो जो क्विक शॉर्ट है, क्विक शॉर्ट ये एक स्थिर एल्गोरिदम है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से काउंटिंग काउंटिंग शॉर्ट या क्विक शॉर्ट एक स्थिर, सॉरी काउंटिंग नहीं, क्विक शॉर्ट एक स्थिर एल्गोरिदम है। इसके साथ ही आपका मर्ज शॉर्ट, टिम शॉर्ट, इंसर्ट शॉर्ट और बबल शॉर्ट भी एक स्थिर एल्गोरिदम में आते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरफेस रिपीटर का उपयोग, इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है? तो इंटरफेस रिपीटर का उपयोग जो है वो OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर किया जाता है, फिजिकल लेयर पर किया जाता है जिसे पहला लेयर भी कहा जाता है। प्रथम वेब ब्राउजर कौन सी है? तो ये आपकी मोजाइक है, मोजाइक है। 1993 में इसे जारी किया गया था। इसे नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www का मूल प्रोटोकॉल है? तो HTTP। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? मंकी, नॉर्टन, एडवेयर,
ट्रोजन हॉर्स, तो इसमें नॉर्टन जो है ये आपका एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, ट्रोजन हॉर्स आपका वायरस होता है। ठीक है। अगला है निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस का ट्रैक बॉल, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। तो जो ट्रैक बॉल होता है ये इनपुट डिवाइस, जबकि अन्य जो है आउटपुट डिवाइस के तहत आते हैं। अगला है कंप्यूटर सिस्टम के कैश मेमोरी का, कैश मेमोरी जो होता है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राइमरी गोल होता है या इसका एम है वो है फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करना। मतलब तेजी से डेटा को जो है सीपीयू जो होता है खींचती है कैश मेमोरी से। रैम से जो है लेने में थोड़ा टाइम लगता है। अगला है एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? एक इमेज को, तो इसे जेपीईजी, आप देखेंगे जो कोई फोटो आप सेव करते हैं उसमें आगे जो है .jpg लिखा होता है, जेपीईजी। इस स्टेगानोग्राफिक तकनीकों का स्टेगानोग्राफिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है डेटा हाइडिंग में किया जाता है। किसमें? डेटा हाइडिंग में किया जाता है। स्टेगानोग्राफिक तकनीकों का उपयोग डेटा हाइडिंग में किया जाता है। इस तकनीक में संवेदनशील जानकारी को एक सामान्य गैर गुप्त फाइल के भीतर छुपाना शामिल, ताकि इसका पता ना चल सके। अगला है प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या क्या कहलाती है? तो इसे प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या बिट रेट कहलाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। इसे क्या कहते हैं? बिट रेट कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है। इसे जाना जाता है कैश मेमोरी या कैच मेमोरी के रूप में जाना जाता है। मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसमें देखिए आपके पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, ये सभी के सभी क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सी संगणक मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी है? नहीं है। तो इसमें आप देखिए रैम तो होती है, रैम होती है, पी रोम होती है, रोम होती है, परंतु पी रैम नहीं होती है। ठीक, पी रैम नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, रैम जो होती है दो प्रकार की होती है, आपकी डी रैम होती है और एस रैम होती है। और रोम 5 प्रकार की होती है, एम रोम, पी रोम, फ्लैश रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ठीक है। अगला है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें विंडोज, लाइनेक्स, उबंटाऊ ये है, परंतु मोजिक क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, एक वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है कि आवश्यकता होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। किसकी आवश्यकता होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग में? तो इसमें देखिए प्रारंभिक प्रशिक्षण और बोथ इनिशियल ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, प्रारंभिक प्रशिक्षण और प्रारंभिक परीक्षण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है? तो इसमें देखिए रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है अस्थिर होती है, ये अस्थिर होती है, जबकि रोम जो होती है स्थिर होती है। अस्थिर मेमोरी एक कंप्यूटर स्टोरेज को संदर्भित करती है। अस्थिर मेमोरी एक कंप्यूटर स्टोरेज को संदर्भित करती है जो अस्थायी रूप से उपयोग किए जा रहे या संसाधित किए जा रहे डेटा को रखती है। जब विद्युत सप्लाई बाधित हो जाती है तो अस्थिर मेमोरी में संग्रहित डेटा खो जाता है। तो रैम जो है आपका अस्थिर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी या अस्थिर मेमोरी होती है। अगला है 1 टेराबाइट किसके समतुल्य होती है? जो 1 टेराबाइट होती है वो 2 की पावर 40 बाइट के समतुल्य होती है। तो यहाँ थोड़ा देख लीजिए, 1 टेराबाइट 2 की पावर 10 GB के बराबर होगी, 1 GB 2 की पावर 10 MB के बराबर होगी, 1 MB 2 की पावर 10 KB के बराबर होगी और 1 KB 2 की पावर 10 बाइट्स के बराबर होगी। या बाइट में देखें तो 1 TB जो होगी 2 की पावर 40 बाइट्स के बराबर, 1 GB 2 की पावर 30 बाइट और 1 MB 2 की पावर 20 बाइट्स और 1 KB जो है 2 की पावर 10 बाइट्स के बराबर होगी। 1 गीगाबाइट किसके समतुल्य होगी? 2 की पावर 30 बाइट के बराबर होगी। ये ऑप्शन। अगला है 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो इसमें देखिए प्रोलॉग, आपकी
OPS 5, मरकरी, ये सभी के सभी जो है 5th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत आती हैं। अगला है माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। ये क्या है? ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस के तहत आएंगे। ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस हैं, पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस के तहत आते हैं। अगला है यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? यूएसबी पोर्ट को जो है 1996 में प्रस्तावित किया गया। को वर्ष 1996 में विकसित एवं प्रस्तावित किया गया। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है या पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है किसको? तो ये पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इन सभी को संतुष्ट करता है, इन तीनों को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सेंटर्ड प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल, वैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। चित्र तत्वों मतलब पिक्चर एलिमेंट को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसे पिक्सल के रूप में भी जाना जाता है, पिक्सल के रूप में। कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक विकसित किया गया। उसे कहते हैं, उसे ISCII कहते हैं, ISCII कहते हैं, ठीक है। नहीं, ISC2 एक सामान 1980 में कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक ISC2 को विकसित किया गया। यह एक 8 बिट कोड है जो भारतीय भाषाओं को प्रदर्शित करता है। अगला, इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था? कंप्यूटर वायरस किसने गढ़ा था? ये शब्द दिया था आपका फ्रेड कोहेन ने। फ्रेड कोहेन ने 1980 के दशक में ये शब्द दिया था। अगला है यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ा जा सकता है? पेरिफेरियल डिवाइस, कितने पेरिफेरियल डिवाइस को जोड़ा जा सकता है? तो इससे 127 परिधीय डिवाइस को जोड़ा जा सकता है। हार्डवेयर क्या होते हैं? ये वास्तविक उपकरण होते हैं जिसे आप छू सकते हैं। यहाँ पे 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें क्या करना है? इन्हें हमें सुमेलित करना है, ठीक है। इन्हें हमें सुमेलित करना, तो यहाँ देखिए सुमेलित। जो URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वेब पता होता है, वेब एड्रेस होता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहते हैं। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के लिए नियम, ये प्रोटोकॉल तय करते हैं। वेब पेज प्रदर्शित करना, डिस्प्ले वेब पेज, ये ब्राउजर का कार्य होता है। अगला है सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षा के लिए कंप्यूटर पर स्थापित किए जाते हैं, उसे एंटीवायरस कहते हैं। अगला है निम्न में से किसे दुर्भावनापूर्ण या मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है? तो वर्म और वायरस दोनों को ही दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है इन्फॉर्म, सूचना क्या है? सूचना जो है आपके ये कच्चा ज्ञान, रॉ नॉलेज होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ICT शब्द के बारे में सत्य है? तो देखिए, ICT का एक संक्षिप्त रूप है जो भारतीय शास्त्रीय प्रौद्योगिकी के लिए खड़ा है। नहीं, भारतीय शास्त्रीय इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी नहीं, गलत है। ICT का उदाहरण देने वाली अभिसरण प्रौद्योगिकियों में से एक आम केबल प्रणाली के माध्यम से ऑडियो विजुअल टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क का विलय शामिल है। नहीं, दो के दोनों ही सही नहीं है। देखिए, ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक व्यापक शब्द है जो इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क या कंप्यूटर इत्यादि संचार प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है। यह उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप में जानकारी पहुंचाने, प्राप्त करने व संचारित करने में सक्षम बनाता है। अगला है APIPA की IP एड्रेस रेंज क्या है? तो इसकी IP एड्रेस रेंज आप सी विकल्प देखिए, 169.254.0.12 से लेकर के 169.254.255.254 तक होती है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया था? तो इसमें जो है आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर का, तीसरी में IC चिप का और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो आप देखिए, MP टेंडर्स, जेम मतलब जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं, MP ऑनलाइन, MP LUN। तो इसमें MP ऑनलाइन जो है ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल
नहीं है। एमपी ऑनलाइन पोर्टल एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, जबकि अन्य जो हैं ये हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो इसमें आप देखिए कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये सभी के सभी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषाओं के तहत आते हैं। सी प्लस प्लस, सी है, कोबोल है, फोर्टान, जावा, पास्कल, बेसिक, पाइथन, स्विफ्ट जो है, ये सभी के सभी हाई लेवल हाई प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका क्या होता है? बुक मार्क करना। अगला है, वेब कॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, वेब कॉलर को किस रूप में जाना जाता है? वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। वेब कॉलर को वेब स्पाइडर या स्पाइडर बॉट के रूप में जाना जाता है। वेब कॉलर को वेब रोबोट के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रोग्राम है जो कि वेबसाइट के वेब पेज को पढ़ता है, वेब पेज के डिटेल्स को सर्च इंजन में भेजता है, ताकि सर्च इंजन उस वेब पेज को अपने डेटा सेंटर में डेटाबेस में इंटर कर सके। अगला है, ईमेल पता ईमेल पता mark.stall@itdesk.info का डोमेन नेम क्या है? तो इसका डोमेन नेम आप देखेंगे, डोमेन नेम तो जो आपका लास्ट वाला itdesk.info, ये डोमेन नेम है। ठीक है, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। एक ईमेल भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है, यूजर नेम और डोमेन नाम। तो इसमें आपका @ के पहले जो होता है वो यूजर नेम होता है, और @ के बाद वाला जो होता है वो डोमेन नेम होता है। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? वीडियो कैमरा है, डिस्प्ले डिवाइस है, माइक्रोफोन है, परंतु टेलीफोन इसके लिए आवश्यक डिवाइस नहीं है। अगला है, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्यतः अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? स्पैम, जो स्पैम होता है वो। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डक 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 गो क्या है? ये डक डक गो एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। ये यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है। अगला है, HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम नहीं, प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? कौन सा? बायडू, पैकेट्स, कुकीज। तो बायडू जो है आपका एक सर्च इंजन है, चीनी भाषा में निर्मित है ये। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है? तो इन्होंने क्रोम को विकसित किया है। किसको? गूगल क्रोम को। अगला प्रश्न है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह क्या कहलाता है? उसे होम पेज, गृह पेज या होम पेज कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन है। अगला है, गोफर उपयोगी होता है किसके लिए? गोफर जो होता है विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण के लिए उपयोगी होता है। गोफर ऐसी प्रणाली जिसमें इंटरनेट सर्वरों पर फाइल दिखाने और संयोजित करने के लिए एक विश्वव्यापी वेब की तारीख दी जाती है। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न के नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो वैक्सीन सॉफ्टवेयर होता है इसका उपयोग जो है वायरस की कमियों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब वायरस पर नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कितने 5 शामिल होते हैं। देखिए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल डेटाबेस को सुचारू रूप से संचालित करने, स्टोर करने तथा संपादन के लिए होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मुख्यतः 5 अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसीजर, डेटा एक्सेस, भाषा। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है किसका? वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला है, सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे किसका? सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 2 कथन है। पहला, प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। सही है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। सही है। 2 के दोनों कथन क्या हैं? वो सही है। अगला है, उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन
लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को क्या कहा जाता है? उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को क्या कहते हैं? इसे सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, उपभोक्ताओं के मध्य है ना, तो सी टू सी। अगला है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1976 में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी की स्थापना 1976 में की गई। अगला है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक या तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग तकनीक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग तकनीक दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है निम्न से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, परंतु आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंप्यूटर के लिए प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस सीजीआई, कॉमन गेटवे इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो दस्तावेजों को बनाती और संभालती है। किस रूप में? ये डायनेमिक तकनीक है जो डायनेमिक दस्तावेजों को बनाती और संभालती है। कॉमन गेटवे इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो डायनेमिक दस्तावेजों को बनाती और संभालती है। सीजीआई जो होता है एक मध्यस्थ के तरह कार्य करती है जो यूजर्स के रिक्वेस्ट को बाहरी डेटाबेस में भेजती है तथा संसाधित डेटा को रिसीव करती है। अगला है निम्नलिखित में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो जो नैंड होता है, नैंड, इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट किसी अन्य प्रकार के गेट का उपयोग किए बिना किसी भी बलियन फंक्शन को कार्यान्वित कर सकते हैं। नैंड, ध्यान रखिएगा, नैंड, NAND, नैंड, और नॉर, नैंड और नॉर, एंड में एन लगा दीजिए और में एन लगा दीजिए, तो नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है। ध्यान रखिएगा, नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट हैं। दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए SMTP करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। SMTP पूर्ण रूप से सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई कौन सी है? तो CDAC है। कौन सी है? CDAC है। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। GIS का फुल फॉर्म क्या है? GIS का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी में भौगोलिक सूचना प्रणाली। GIS का फुल फॉर्म है जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ध्यान रखिए, जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन सा संचार माध्यम लेजर लाइट को सूचना के स्रोत के रूप में ले सकता है? तो जो फाइबर ऑप्टिक होते हैं, फाइबर ऑप्टिक, ये लेजर लाइट को सूचना के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? फिशिंग का प्रयास जो है ये आपका ईमेल के माध्यम से, SMS के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से आपको किया जा सकता है। एक प्रकार से फ्रॉड के लिए आपके साथ ये फिशिंग का कार्य किया जाता है, धोखाधड़ी वाला है, ठीक है, एक धोखाधड़ी वाला संचार होता है। ATM मशीन क्या होती है? ATM मशीन जो होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यवसाय का प्रकार है। UDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला है प्रथम आधुनिक दूरसंचार उपकरण कौन सा था? टेलीग्राफ था। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अन्वेषण, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अन्वेषण करेगा, कौन करेगा? ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे ना हो। इंग्लिश में देखिए, पुलिस अफसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे का अधिकारी नहीं, मतलब इंस्पेक्टर के ऊपर का ही अधिकारी या इंस्पेक्टर ही इसको कर सकता है, ठीक है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत साइबर आतंकवाद का अपराध किए जाने पर निम्न से कौन से दंड से दंडित किया जाएगा? तो इसके तहत जो है आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद का अपराध किए जाने पर आजीवन कारावास तक के दंड से दंडित किया जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित है? कौन सा वाद जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित है?
तो इसमें आपका श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद जो है ये आपका आरटीआई एक्ट 2000 की धारा 66A से संबंधित है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? तो ये आपका लागू हुआ था 17 अक्टूबर वर्ष 2000 को। 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में असीमित गूढ़ प्रणाली को परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया धारा 2(1) में, धारा 2(1) के चा में परिभाषित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 46 के अधीन अधिनिर्णय करने वाला अधिकारी ऐसे मामले अधिनिर्णित करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा जहां हानि के लिए दावा अधिक ना हो। किससे अधिक ना हो? 5 करोड़ से अधिक ना हो। अगला है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व साइबर सिक्योरिटी संबंधित प्रश्नों को देखें तो चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? ओपन एआई के द्वारा इसका विकास किया गया है। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या कार्य उद्देश्य होता है? तो फायरवॉल क्या करता है? एक नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध कर देता है। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उसको रोकने का कार्य करता है। मतलब एक प्रकार से ये साइबर अटैक या कह सकते हैं कि वायरस के अटैक से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? यह है फिशिंग हमला, फिशिंग अटैक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? पक्षपात इज नॉट ए सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस का। तो डेटा एल्गोरिदम लोग क्षमता का स्रोत नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक मशीनी क्षमता है। यह कमोबेश मानव बुद्धि की तरह व्यवहार करता है। जॉन मैकार्थी को इसका जनक माना जाता है। डेटा एल्गोरिदम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात के स्रोत हैं। डेटा एल्गोरिदम लोग पर क्षमता इसकी पक्षपात का स्रोत नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? यह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकता है, सही है। यह नौकरियों को विस्थापित कर सकता है, ये लाभ नहीं बल्कि नुकसान है। यह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, यह थकते नहीं और ना ही विश्राम करते हैं, ये लाभ है। साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं क्या हैं? अनुपालन, कंप्लायंस, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, उपयुक्त सभी जो हैं ये साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। ठीक, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। अगला है यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की विधि है। क्या है? जो सहयोगात्मक फिल्टरिंग, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग जो है, क्या है? यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की विधि है। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? व्योमित्र नामक भारतीय, इसे इसरो ने विकसित किया है। इसरो ने विकसित किया है। ठीक है। अगला है रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली है इसका फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सभी के सभी जो है साइबर अपराध पर। ऑनलाइन चैटिंग जो है ये साइबर अपराध के तहत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है कि पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है वो कौन सा है? तो ये है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये पहला है। अगला है जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? तो इसे जो है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के रूप में जानते हैं। अगला है किस शब्द का आश्रय एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा करके घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है? इसे हैकर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। ठीक है, हैकर नहीं, इसे क्रैकर कहते हैं। ठीक, इसका जो उत्तर माना गया है क्रैकर कहते हैं। देखिए, हैकर का वास्तविक अर्थ किसी तंत्र या प्रणाली की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति होता है। कंप्यूटर में हैकर वह व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों को पता लगाकर उनका प्रयोग नेटवर्क में घुसने तथा डेटा को अनधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। यह ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की खामियों को उजागर करने के लिए या जिज्ञासावश या आर्थिक लाभ के लिए करता है। जबकि क्रैकर कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर या अनधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर इनका इस्तेमाल किसी अवैध कार्य के लिए करता है। इसे ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं। अगला है
कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसे ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने ऊपर व्याख्या देखी। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं साइबर अपराध की? पहला देखिए, अपराधी कंप्यूटर दक्ष होना चाहिए था। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता, मतलब इंग्लिश में देखें, ऑफेंडर कंप्यूटर स्किल्स एंड विक्टिम्स इग्नोरेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये इसकी विशेषताएं होती हैं। अगला है साइबर क्राइम क्या होते हैं? साइबर क्राइम कार्य, मतलब साइबर क्राइम क्या है? हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स है। ये सभी के सभी इसके तहत आएंगे, डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हैकर क्या होते हैं? कंप्यूटर हैकर जो होते हैं एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? हैकिंग से मतलब क्या होता है? इससे मतलब इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, नहीं सर्चिंग सिक्योरिटी इसके तहत नहीं आते हैं। ठीक है, हैकिंग में आपके वेबसाइट हैकिंग होते हैं, नेटवर्क हैकिंग होते हैं, पासवर्ड हैकिंग होते हैं, कंप्यूटर हैकिंग होते हैं, मतलब बिना किसी के परमिशन के, अथराइज्ड मतलब किसी लीगल परमिशन के आप अवैध तरीके से एक्सेस करते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर? वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है वो एड्रेस लाइंस पर, डेटाबेस पर और डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। एड्रेस लाइन, डेटाबेस और डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। अगला है व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन 6 मार्च 1992 को MS डॉस को संक्रमित करने के लिए की गई थी। उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है कैच मी इफ यू कैन। कैच मी इफ यू कैन। मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक किस एल्गोरिथम में पाया जाता है? तो मैन इन द मिडिल अटैक जो है डिफी हेलमैन एल्गोरिथम में पाया जाता है। आयोग ने इसका उत्तर जो है आपका ABC, ए भी दिया है, बी भी दिया, सी भी दिया है। अगला है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, शॉर्ट में SMTP, पोर्ट नंबर किस पोर्ट नंबर पर संचालित होता है? तो ये जो है 25 पोर्ट नंबर 25 पर संचालित होता है, जिसका उपयोग प्राप्तकर्ता को ईमेल संदेश वितरित करते समय भेजने और प्राप्त करने वाले सर्वर के बीच संचार को सक्षम करने के लिए किया जाता है। अगला है रोबोटिक्स में आवश्यकता किसकी होती है? इसमें यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों की, इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग की, एप्लीकेशंस की, कंप्यूटर साइंस की, इन सभी की आवश्यकता होती है। अगला है रोबोटिक्स में एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य क्या है? एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य जो होता है स्टोर्ड एनर्जी को मूवमेंट में बदलना। एक्चुएटर उपकरण या मशीन का एक हिस्सा होता है। जो ऊर्जा, विद्युत, वायु या हाइड्रोलिक को यांत्रिक बल में परिवर्तित करके भौतिक गतिविधियों को प्राप्त करने में मदद करता है। अर्थात यह किसी भी मशीन का वह घटक जो गति को सक्षम बनाता है, मतलब क्रियान्वित करता है। कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम में कनेक्शन की स्थापना को इस तरह से सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है? कि स्थानीय टर्मिनल सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है। तो टेलनेट है। ये कौन सा है? ये टेलनेट है। टेलनेट रिमोट सिस्टम में कनेक्शन की स्थापना को इस तरह सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है। टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। अगला है साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु इंफॉर्मेशन एश्योरेंस फंडामेंटल टूल्स का उपयोग करते हैं। किस टूल्स का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन, नॉन रेपुडिएशन, इन सभी इंफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है एवं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करती है? तो कौन सी है ये? तो ये है आपकी डेटा इंस्क्रिप्शन जो होती है, ये डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है एवं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है, क्या कहलाती है? इसे हम जो है ह्यूरिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक कहते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई? इसे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा दिया गया। पेगासस एक उदाहरण है किसका?
तो ये एक जो है स्पाईवेयर का उदाहरण है, स्पाईवेयर का उदाहरण है। इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं, इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और आपका न्यूरल नेटवर्क, ये सभी हैं, परंतु जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? डिनायल ऑफ सर्विस है, फिशिंग है, स्पैमिंग है, क्रिप्टोग्राफी नहीं है। क्रिप्टोग्राफी इसके तहत नहीं आएगी, क्रिप्टोग्राफी इसके तहत नहीं आएगी। अगला है, निम्न में से कौन रोबोटिक्स का उपयोग करता है? तो रोबोटिक्स का उपयोग आपका ड्रोन, सोफिया दोनों ही करते हैं। सोफिया एक रोबोट है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपतंत्र है? सब सिस्टम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। तो मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये दो के दोनों है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सूचनाओं के आदान प्रदान की फुल डुप्लेक्स मोड से आप क्या समझते हैं? सूचनाओं की आदान प्रदान की फुल डुप्लेक्स मोड से आप क्या समझते हैं? तो सी विकल्प देखिए। इसका मतलब है एक साथ सेंडर रिसीवर को संदेश भेज सकता है और रिसीवर सेंडर को संदेश भेज सकता है। मतलब एक ही साथ सेंडर रिसीवर को संदेश भेज सकता है और जो रिसीवर है वो सेंडर को संदेश भेज सकता है। मतलब दो दिशात्मक, डुअल डायरेक्शन में ये चीज़ें चलती हैं। अगला प्रश्न है कि स्कारा, SCARA, स्कारा परिवर्णी शब्द का क्या अर्थ है? इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म है। यह एक प्रकार का औद्योगिक रोबोट है। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी खोज तकनीक अनौपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है? तो इसके तहत यूनिफॉर्म्ड कास्ट खोज या हाँ अनइन्फॉर्म्ड कास्ट सर्च जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत खोज तकनीक अनौपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है। अगला है, विस्फोटकों की पहचान के लिए DRDO द्वारा विकसित रोबोटिक यंत्र का नाम क्या है? इसका नाम है दक्ष। ठीक है, इसका नाम क्या है? दक्ष है। अगला प्रश्न है कि JPEG का फुल फॉर्म क्या है या किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है आपका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का। अगला है, परिवर्णी शब्द RTGS, मतलब RTGS का एक्रोनॉम क्या है? एक्रोनॉम इसका क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आप कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS आप बैंकों में सुनते होंगे, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। ठीक है, ये अधिक मात्रा में पैसा ट्रांसफर करने में उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है? तो इसका उपयोग जो है आपका एलेक्सा, सीरी, कार्टेना, ये सभी के सभी करते हैं। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है? तो फिलॉसफी नहीं है, इवेल्युएशन है, कंप्यूटिंग है, आइसोलेशन है, परंतु फिलॉसफी नहीं है। निम्न में से किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है? रोबोट में होता है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में होता है, आभासी वास्तविकता में होता है, इन सभी में होता है। अगला है, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से हो सकता है, किसमें हो सकता है? तो रोबोटिक्स का इस्तेमाल जो है अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानने के विषय में, ह्यूमनॉइड के विषय में, ड्रोन के विषय में, इन सभी में हो सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नोडल एजेंसी हैकिंग, फिशिंग और अन्य साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अधिकृत है? तो ये आपका कार्य करती है कौन सा? CERTIN, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, इसको कब क्रियाशील किया गया? 2004 में। ISP का मतलब क्या होता है? ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? साइबर आतंकवाद बिल्कुल है। ठीक है, डेटा चोरी है, जालसाजी, परंतु डेटा ये इंटरप्रेटर ये अपराध नहीं होता है। अगला है, साइबर अपील अधिकरण के पीठासीन के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति आहर नहीं होगा जब तक वह है या रह चुका या आहर है। क्या ना रहा हो? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ना रहा हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ना रहा हो। साइबर अपील अधिकरण के पीठासीन के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को या तो उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा यदि व्यक्ति भारतीय कानूनी सेवा का सदस्य है या रहा है और कम से कम 3 वर्षों से उस सेवा में ग्रेड A पद पर है या रहा है,
तो भी पीठासीन अधिकारी बन सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ई गवर्नेंस, तो इसमें आपका तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, ये ई गवर्नेंस के तहत आता है, सी विकल्प। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। कौन सा एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? बस, स्टार, रिंग ये है, परंतु ग्रिड नहीं है। ग्रिड नहीं है, ठीक है। ग्रिड एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी के तहत नहीं आती। इथरनेट किसका उदाहरण है? इथरनेट जो है ये लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अगला है, ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की आवश्यकता होती है। किस में होती है? 5। ई कॉमर्स में 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। कौन से हैं अवयव? प्रेषक, माध्यम, प्रेषक मतलब सेंडर, माध्यम, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, इंटरनेट और मार्केटिंग है। अगला है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के लिए, प्लान के अंतर्गत CSC क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत CSC क्या है? CSC कॉमन सर्विस सेंटर है। क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान क्या है? स्वान, SWN, स्वान जो है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला है, मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ है? तो इस मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना जो है नेपा नगर में। कहाँ पर है? नेपा नगर में है, ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट किसका उदाहरण है? ई प्रोक्योरमेंट किसका उदाहरण है? तो ई प्रोक्योरमेंट जो है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस का उदाहरण, गवर्नमेंट टू बिजनेस का उदाहरण है। सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे बुनियादी आवश्यकता है? तो इसके लिए आपका ICT इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, संस्थागत ढांचा होना चाहिए, ICT साक्षर नागरिकता, ये सभी के सभी इसके लिए आवश्यक है। अगला है, ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? तो ई पाठशाला ऐप जो है पुस्तकों से संबंधित है, पुस्तकों से संबंधित है। यह ऐप CIET और NCERT द्वारा विकसित एक ऐप है। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार का ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ई दक्ष योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एवं ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल को सेंसिटाइज करना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए ICT के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता है? तो ई गवर्नमेंट के लिए, ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसके लिए डेटा बस का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा बस का इस्तेमाल होता है। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम क्या है? इसका नाम मेघराज है। क्या है? मेघराज है, ठीक है। एक महत्वाकांक्षी पहल GI क्लाउड शुरू किया गया है, जिसे मेघराज नाम दिया गया है। भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल क्या है? भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल जो है, इसमें आपका GI क्लाउड है, जिसे मेघराज नाम से चलाया जा रहा है। सरकार को ई गवर्नेंस सहायता का आधार क्या है? तो ये है NIC है। इसकी स्थापना नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया इंटरेक्शन ई गवर्नेंस नहीं है? शासन एवं नागरिकों के मध्य, शासन एवं व्यापार के मध्य, शासन के आंतरिक कार्य के माध्यम ये हैं, परंतु नागरिकों एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य जो है ये आपका ई गवर्नेंस के तहत नहीं आएगा। ई गवर्नेंस में एक तरफ सरकार या शासन होगी। अगला है, मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना कौन सी है? तो ज्ञान दूत, ज्ञान संपर्क, हेड स्टार्ट, ये सभी के सभी हैं। भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना, भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है? तो इसका नाम है भूमि। क्या नाम है? भूमि है। यह परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। NCCC भारत सरकार के ई निगरानियों में ऑपरेशनल साइबर सुरक्षा परियोजना है। यहाँ NCCC का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं यहाँ पर? तो यहाँ देखिए, ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित है। ई कॉमर्स जो है ई बिजनेस में समाहित है, सही है। ई बिजनेस ई कॉमर्स में समाहित नहीं।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई बिजनेस में समाहित है, सही है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई कॉमर्स में समाहित है, ये भी सही है। दूसरा सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है। पहला, तीसरा, चौथा। देखिए ई कॉमर्स जो है ई बिजनेस में समाहित होता है। ई कॉमर्स जो होता है वो सभी ऑनलाइन लेन देन को समाहित करता है। ई बिजनेस में सभी वेब आधारित व्यवसाय को समाहित समाहित किया जाता है। ई बिजनेस व ई कॉमर्स दोनों में इन्वेंट्री मैनेजमेंट समाहित है। अगला है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार से जोड़ी जमाएं, मतलब इन्हें जोड़ना है, कहाँ की, कौन सी है। ज्ञानदूत मध्य प्रदेश की, डॉकनेट जम्मू कश्मीर की, सारथी राजस्थान की, सेतु महाराष्ट्र की है। अब इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर या उपकरणों के बीच या नेटवर्क में नोड्स के बीच डेटा प्रवाह का प्रबंधन क्या कहलाता है? इसे फ्लो कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो कंट्रोल कहते हैं। आईपी प्रोटोकॉल को अविश्वसनीय क्यों माना जाता है? आईपी प्रोटोकॉल को क्योंकि इसमें एक पैकेट खो सकता है जो सूचना का पैकेट होता है, पैकेट बेतरतीब हो आ सकते हैं, डुप्लीकेट पैकेट उत्पन्न हो सकते हैं, इन सभी के लिए इसे अविश्वसनीय माना जाता है। अगला है, आईपी हेडर में स्रोत एवं गंतव्य आईपी एड्रेस का आकार क्या है? ये 32 बिट होती है। आईपी हेडर में स्रोत और गंतव्य आईपी एड्रेस का आकार 32 बिट्स होता है। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है, इसे फिशिंग, इसे स्पूफिंग कहते हैं। स्पूफिंग कहते हैं। लगता है कि किसी विश्वसनीय सोर्स से आया है परंतु वो इसमें मतलब गलत होता है। अगला है, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है आपके B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस है, तो बी और सी और डी दोनों यहाँ पे सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो ये आपका DSL है। DSL जो है टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल करता है। DSL टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। DSL का पूर्ण रूप डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। यह ब्रॉडबैंड संचार का एक रूप होता है। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ये सोशल मीडिया अनुकूलन कहलाता है। अगला है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? ये ग्लोबल रीच, इसमें आप देखें इसका जो उत्तर होगा ग्लोबल रीच, मतलब जो विश्वव्यापी पहुंच है वो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? एलेक्सा है, कोर्टाना है, सीरी है, परंतु कोर्टेशा नहीं है। अगला है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे जो है डोमेन नाम प्रणाली, डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? तो नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार जो हैं ये आपके B2B वाणिज्य के उदाहरण हैं, मतलब B2B वाणिज्य के उदाहरण हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होना चाहिए, परंतु आयोग ने इसका ए और सी दोनों, C2C और B2B दोनों माना है। अगला है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कुल आपके 8 बिट्स होते हैं। अगला है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो सबसे धीमी कौन सी होगी? डायल अप सर्विस जो है सबसे धीमी होती है। एस एम पी एस का फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। यह कंप्यूटर को वोल्टेज के उच्चावच से होने वाली हानि से बचाता है। SMPS संचार नेटवर्क या संचार प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न से किससे बचाता है? अनधिकृत आक्रमण से बचाता है। अगला है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? इसे स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक, इसमें इस ईमेल को स्पैम कहा जाता है। अगला है, ईमेल पते के 2 भाग होते हैं। एक आपका यूजर नेम होता है, दूसरा होता है डोमेन एड्रेस, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। जो आपका @ के पहले होता है वो आपका यूजर नेम होता है, उसके बाद वाला डोमेन नेम होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड या वैध डोमेन नेम का एक्सटेंशन है? आपके .com, .gov, .net ये सभी के सभी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? किसके द्वारा पहुंचा जा सकता है? तो आप HTTP के माध्यम से पहुंच सकते हैं। ठीक है,
इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल का विस्तृत रूप फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रिकल मेल नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। बी विकल्प हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? तो हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू, ये सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ब्लॉग शब्द दो शब्दों से बना है, किससे? ब्लॉग, वेब लॉग। ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वेब लॉग होता है। वीडियो मेल से आप वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम जो है ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, ये सभी के सभी भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल आपका सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा है, अल्टाविस्टा है, साइंस है, परंतु आर्कुट इसमें नहीं है। आर्कुट आपका सर्च इंजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आर्कुट जो है सर्च इंजन नहीं है। आर्कुट एक सोशल नेटवर्क साइट है जो अब बंद हो चुकी है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है चित्र संदेश। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है? ये आपके 30 दिन रहते हैं। कितने दिन? 30 दिन रहते हैं। निम्नलिखित में से ऑनलाइन सेवाओं से कौन संबंधित नहीं है? कंप्यूटर सर्च, सैम सिस्टम, अमेरिका ऑनलाइन, ये है। परंतु प्रोडिजी, प्रोडिजी इनसे भिन्न है। यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि न्यूरो नूअर एक आधार पुस्तिका होती है, किसकी? ऑनलाइन के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गीकरण में सम्मिलित होते हैं। क्या सम्मिलित होते हैं? इसमें 5 अवयव सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कैमरा, माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर व इंटरनेट। कैमरा, माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर, इंटरनेट। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? डॉब जोन्स जो है सर्च इंजन नहीं है। डॉब जोन्स जो है ये सर्च इंजन नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का शेयर सूचकांक है जो न्यूयॉर्क में है। याहू, लाइकोस, मेटा, क्रावलर, ये आपके सर्च इंजन हैं। ब्राउजर उपयोग किया जाता है किसके लिए? ब्राउजर जो है ये गैर तकनीकी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउजर गैर तकनीकी लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर अपनी पसंद की साइट को खोजकर सूचना प्राप्त करने में सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर ब्राउजर कहलाता है। लीज्ड कनेक्शन माना जाता है। जो स्तर 3 कनेक्शन होते हैं, स्तर लेवल 3 कनेक्शन लीज्ड कनेक्शन माने जाते हैं। देखिए, इसे व्यक्तिगत या सीधी लाइन भी कहते हैं। इसमें दो दूरस्थ कंप्यूटरों को एक खास लाइन से सीधे जोड़ दिया जाता है। इसका प्रयोग आवाज़ और डेटा दोनों के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कनेक्शन में कंप्यूटर हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए इंटरनेट से जुड़ा रहता है। कनेक्शन का यह प्रकार अन्य की तुलना में सुरक्षित, समर्पित, लेकिन अधिक महंगा होता है। वेब अस्तित्व में आया। वेब कब अस्तित्व में आया? कहाँ अस्तित्व में आया? ये अमेरिका में। इंटरनेट का आरंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अपार्टमेंट द्वारा किया गया। अपार्टमेंट का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के द्वारा किया गया। 1989 में इंटरनेट के उपयोग पर से प्रतिबंध हटा लेने के बाद आम जनता के लिए सुलभ हो गया। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा किया गया था। अगला है उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण ARPA निम्नलिखित के विकास के लिए उत्तरदायी है। किसके विकास के लिए? तो ये इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us लिखा हो तो यह क्या है? यह US से अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था है। ये इसका मतलब ये वहाँ की एक शैक्षणिक संस्था है। अगला है, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होता है। किसमें? लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में होता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में होता है। आगे देखते हैं, गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 की तीसरी तिमाही में एक नया ब्राउजर प्रारंभ किया गया। यह कौन सा था? ये आपका क्रोम था। क्रोम को प्रारंभ किया गया। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है आपका कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र होता है। एट क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? तो ये जो है आपका ये आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च और हिल क्लाइंबिंग सर्च, इन दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? तो CPC, CPA, CPM, इनमें से कोई नहीं। CPC, CPA, CPM तीनों ही विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल है। CPC का फुल फॉर्म है कॉस्ट पर स्लाइस, CPA का है कॉस्ट पर एक्शन, CPM का है कॉस्ट पर माइल और कॉस्ट पर थाउजेंड है।
सीपीसी गूगल एंड नेटवर्क तथा फेसबुक का प्रचलित मूल्य मॉडल है। अगला है ई कॉमर्स का सी टू सी कॉमर्स लागू होता है किस पे? ईबे 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 में, पेपॉल में, इन दोनों में। ठीक है। सी टू सी कॉमर्स में एक उपभोक्ता अपने वस्तु या सेवा को दूसरे उपभोक्ता को ऑनलाइन माध्यम से बेचता है। आईआरसीटीसी वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है? तो ये जो है आपका G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना ये आपका ई कॉमर्स के तहत आता है। अगला है लिंक्डइन का प्राइमरी फोकस क्या है? इसका प्राइमरी फोकस है कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग। यदि आपको कोई नौकरी करना है, इसमें रिज्यूमे बना करके आप या कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, इसके माध्यम से अप्लाई करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग एवं नौकरी की खोज करने पर केंद्रित है? तो ये लिंक्डइन है। कौन सी है? लिंक्डइन है। अगला है एलटीई में पीक डाउन लिंक डेटा रेट मिलता है कितना? एलटीई में आपका 100 Mbps से कम पीक डाउन लिंक डेटा रेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। अगला है ई कॉमर्स में निम्न से कौन सा पोर्टल वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है? प्रोक्योरमेंट आता है। कौन सा आता है? प्रोक्योरमेंट आता है। ईवे एक उदाहरण है। ईवे जो है ये ई प्रोक्योरमेंट का नहीं, सॉरी, ये जो है ई शॉप्स का है। ईवे जो है ई शॉप्स का एक उदाहरण है। ईवे ई शॉप्स का उदाहरण, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। ई कॉमर्स कंपनी का एक उदाहरण भी है। ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। किसका ट्रांसफर? ध्वनि, डेटा और वीडियो के ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है नेटवर्क पर साझा करने के लिए डेटा संचारित करने हेतु डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे पैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकेट्स कहते हैं। अगला है 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? तो 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा, 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है कौन सा? ट्विटर, आपका ACD, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, ये सभी के सभी हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग एक ब्लॉगिंग तकनीक है जहां लोग किसी भी विषय पर त्वरित अपडेट और छोटी पोस्ट लिखते हैं। इसमें ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टम्बलर, कू इत्यादि हैं। इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक SSL का फुल फॉर्म क्या है? तो SSL का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। सी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स है? B2B, B2C, इंस्टावी, ये सभी के सभी जो हैं ई कॉमर्स के तहत आएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में RPC से आपका क्या मतलब होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में RPC का फुल फॉर्म होता है रिमोट प्रोसीजरल कॉल होता है। अगला है भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम क्या है? इसका नाम है कू। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा सर्च इंजन नहीं है इसमें? तो आप देखें, अल्टा विस्टा है, याहू है, लाइकास है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये जो है आपका सर्च इंजन नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, ये एक वेब ब्राउज़र है। ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ई कॉमर्स में इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। मूस किसका संक्षिप्त रूप है? मूस का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला है HTTPS आधारित वेबसाइटों में आवश्यकता होती है किसकी? तो इसमें आवश्यकता होती है SSL डिजिटल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है सपोर्ट? तो देखिए, इसमें आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम करता है, डोमेन नेम सिस्टम करता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल करता है, परंतु रिलेटिविटी ये इसको सपोर्ट नहीं करता है। अगला है इंटरनेट ट्रेड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है क्या?
इंटरनेट ट्रेड के लिए प्रमोशन, प्राइस, प्रोडक्ट तो है परंतु निगोशिएशन निगोशिएशन एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है? C2B है, सी टू प्रमुख प्रकारों में C2C है, P2B है, B2C है, परंतु C2 कंज्यूमर टू बिजनेस नहीं होता, कंज्यूमर टू बिजनेस नहीं होता, C2B नहीं होता, B2C होता है। ठीक है। अगला है ईमेल मैसेज में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? BCC इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है। देखिए, ईमेल मैसेज में BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। BCC ईमेल की एक कॉपी होती है। BCC फील्ड में मौजूद किसी भी व्यक्ति को भेजता है, लेकिन उनके ईमेल पते को अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं से छुपा देता है किसको भेजा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगारोन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है? लिंक्डइन है। कौन सी है? लिंक्डइन है। लिंक्डइन, ये सी वाला स्पेलिंग याद रखिएगा, लिंक्ड LINKEDIN, लिंक्डइन। ठीक। अगला है आपका नेटवर्क कंजेशन। नेटवर्क कंजेशन क्या होती है? ये यातायात ओवरलोडिंग के मामले में, नेटवर्क के मामले में, यातायात ओवरलोडिंग के मामले में होती है। अगला है निम्न से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो इसमें बस जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी के तहत आती है। अगला है ईमेल एड्रेस manu@snl.net.us किस देश से संबंधित है? तो ये USA से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। .US लिखा ना। अगला है वेबसाइट में टॉप लेवल डोमेन, वेबसाइट hindime.com में टॉप लेवल डोमेन कौन सा है? तो इसमें .com है। ठीक। तो इस प्रकार से हमने कंप्यूटर संबंधित सभी प्रश्नों को जो भी अभी तक पूछे गए हैं उनको देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।